इधर आके बोलो। Hello everyone, welcome to Pariksha Samar. This is Smriti Trehan, your English educator, and I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सबसे पहले हम लोग 3-4 मिनट बात करेंगे और जानेंगे अपने YouTube प्लेटफॉर्म परीक्षा समर के बारे में कि ये जो हमारा YouTube प्लेटफॉर्म है ये क्यों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आवश्यक YouTube चैनल बनने वाला है। सबसे पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश के सभी हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न से तैयारी कराता है। यानी कि परीक्षा समर उत्तर प्रदेश के जो हमारे जितने भी हिंदी भाषी छात्र हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए, यानी यूपी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पैटर्न से 9th 10th 11th 12th की आपको तैयारी कराएगा। ये हमारी खास बात है कि भाई हम यहाँ पर, और ये तैयारी तो हम कराएंगे, और तैयारी भी किसके द्वारा, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा आपको 9th 10th 11th 12th की तैयारी कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स की इन द बेस्ट वे। अच्छा, अब हम ये जान लेते हैं कि भाई परीक्षा समर ही क्यों, और ये चैनल आप लोगों में पॉपुलर क्यों होने वाला है आगे आने वाले समय में। तो हम अपने कुछ उद्देश्यों की अगर बात करें, हम अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म के कुछ उद्देश्यों की बात करें, तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वो ये है कि वैसे तो देखा जाए तो देश भर में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी कराते हैं, लेकिन वो सभी प्लेटफॉर्म्स जो काम कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर वर्क कर रहे हैं। जबकि परीक्षा समर की खास बात यह है कि परीक्षा समर जो है हमारे उत्तर प्रदेश के जो बहुत सारे मेजॉरिटी हिंदी भाषी छात्र हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है, जो कि आपको बहुत ही सहज तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकदम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एकदम कमिटेड है। तो परीक्षा समर जो है का उद्देश्य ये है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स को सहज तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और वो भी बिल्कुल हिंदी भाषा में, एकदम हिंदी भाषा में, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे संस्थान हैं जो कि मार्केट में तैयारी करा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, लेकिन वो सभी बहुत ही भारी भरकम फीस चार्ज करते हैं। जबकि परीक्षा समर का जो मुख्य उद्देश्य है जिस पर हम काम कर रहे हैं, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम निम्न शुल्क में, यानी कि एकदम मिनिमम फीस में, हमारा उद्देश्य है कि हम एकदम मिनिमम फीस में अपने स्टूडेंट्स को सहज तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा। कंट्री की जितनी जो अब हम बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा मेन उद्देश्य है। तो इस प्रकार से देखा जाए, और एक और बात कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी एक्सेस फीस होने के कारण जो है वो प्रॉपर गुड एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते। तो परीक्षा समर का यही उद्देश्य है कि निम्न शुल्क में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इससे फ़ायदा ये है कि इससे बेनिफिट ये है कि हमारा टारगेट है कि हम देश के हर वर्ग के बच्चे तक पहुँचे। देश का हर वर्ग का बच्चा हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएगा, हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को अच्छे से सुनिश्चित कर पाएगा, जिससे कि हर वर्ग का बच्चा हमारे चैनल के माध्यम से अपनी 9th 10th 11th 12th की तैयारी बढ़िया तरीके से कर पाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये कि हमने यहाँ पर मेनली हिंदी भाषी छात्रों का ही जिक्र क्यों किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश से डर लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाषा का डर होता है, उनको लगता है कि यार इंग्लिश बड़ी टफ लैंग्वेज है। मतलब ये डर आपका ख़त्म करेंगे, ये डर आपका ख़त्म करेंगे हम ही। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे भाषा का जो भय होता है ना, वो भी आपका भय दूर होगा, क्योंकि सभी चीज़ों को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में आप तक पहुँचाया जाएगा। तो यही हमारा मेन पर्पज़ है, और वो भी मिनिमम फीस में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की इंग्लिश की क्लास को। आई होप कि यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से क्लास के लिए तैयार हैं। आप सभी लोग क्लास के लिए तैयार हैं तो कमेंट में एक बार येस कर दीजिएगा। ओके, जब भी हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं तो एक पॉजिटिव कोट के साथ करते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ करते हैं। अच्छा, आपका इंग्लिश का भय दूर होने वाला है, ये हमने क्यों कहा, क्योंकि एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन भी आपके साथ कर देते हैं, एक बार हम अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि माय नेम इज़ स्मृति त्रेहान एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर। और यहाँ पर हम आपका इंग्लिश का कोर्स पूरा कवर कराएंगे। इंग्लिश अगर बात की जाए 12th में तो 2 पार्ट्स में है, लिटरेचर और लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों की तैयारी कराई जाएगी, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बेस्ट वे में, और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
तो यहाँ पर इंग्लिश आपको सिखाई जाएगी। अगर हम बात करें 12th की, अगर हम बात करें 12th में इंग्लिश कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो हमारी यहाँ पर जो इंग्लिश है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है मेनली। इंग्लिश हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रामर, ग्रामर, लिटरेचर। ग्रामर पोर्शन है, इंग्लिश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रामर पोर्शन है, फिर हमारा लिटरेचर पोर्शन है, और लिटरेचर पोर्शन के बाद आता है आपका रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, तो रीडिंग और राइटिंग स्किल्स यहाँ पर आपके कवर कराए जाएंगे। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स यहाँ पर आपको कवर कराए जाएंगे। ओके, सो इंग्लिश यहाँ पर 3 पार्ट्स में आएगी हमारे एग्जाम में। वन इज ग्रामर and the other is literature and the third is reading and writing skills। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश 3 पार्ट्स आपके कवर करेंगे, ग्रामर पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन एज वेल एज रीडिंग और राइटिंग स्किल्स। ग्रामर से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम लिटरेचर टॉपिक को भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ आपको रीडिंग और राइटिंग स्किल्स सिखाए जाएंगे। ग्रामर में क्या क्या टॉपिक कवर कराए जाएंगे, तो ग्रामर में हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखेंगे। ग्रामर में हम सभी जो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पर आपको कवर कराई जाएंगी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स और इंटरजेक्शन, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको कवर कराई जाएंगे, इंक्लूडिंग नरेशन एंड वॉइस। नरेशन और वॉइस भी यहाँ पर आता है। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडिंग नरेशन एंड वॉइस, अलग से नरेशन और वॉइस भी यहाँ पर आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नरेशन एंड वॉइस। देन नेक्स्ट आता है लिटरेचर। लिटरेचर आपको कंप्लीट कवर कराई जाएगी, लिटरेचर के सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे। एंड देन हम आएंगे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स पे। रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में आपको ऐसे राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स में आपको ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे लेटर राइटिंग, देन आपको रिपोर्ट ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एंड इसके अलावा अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। रिपोर्ट राइटिंग, सर्कुलर, ये जितने भी टॉपिक्स हमारे एग्जाम में आते हैं जिसमें कि हमारे रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को अच्छे से चेक किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिपोर्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको कराई जाएंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये तीनों चीज़ हम कवर करेंगे और आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने ग्रामर पोर्शन से। सो आई होप कि आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए। तैयार है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे। जब भी क्लास की शुरुआत की जाती है तो एक पॉजिटिव मैसेज के साथ की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज का कोट ऑफ द डे हमारे लिए क्या सकारात्मक संदेश लेकर के आया है। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। मतलब अगर हम अपनी लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में बहुत सारी चुनौतियां होती हैं, बहुत सारे सुख दुख होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो उन दुखों से ऊपर उठ करके, उनसे दुखों से ओवरकम करके अपनी लाइफ में सक्सीड करता है। तो आपको भी कहते हैं ना कि भाग्य बहादुरों का ही साथ देता है, तो आपको भी करेज के साथ, हिम्मत के साथ अपनी लाइफ में आने वाले सभी ऑब्स्टिकल्स को दूर करना है और अपना उद्देश्य, जो आपने अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है, जो आपने अपना एक एम बना रखा है, आपको अपने उस उद्देश्य को प्राप्त करना है। और आपके उस उद्देश्य की प्राप्ति में हमारी परीक्षा समर की टीम आपके साथ है। अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक हमने रखा है काफ़ी इम्पॉर्टेंट, एक ऐसा टॉपिक जिसका ग्रामर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये चैप्टर है हमारा वर्ब। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है दैट इज वर्ब। तो हम वर्ब चैप्टर से शुरुआत करते हैं। आई होप कि यू ऑल आर रेडी फॉर द क्लास। आई होप कि आप सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, और आज का हमारा जो टॉपिक हमने रखा है वो है वर्ब। अब शुरू करते हैं वर्ब चैप्टर को।
वर्ब क्या होता है सिंपल भाषा में। अगर आपसे कोई पूछे कि एक शब्द में बताओ कि वर्ब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो एक शब्द में, अगर हमसे कोई कहता है कि बताओ एक वर्ड में आप नाउन को डिफाइन करो, तो हम कहेंगे कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कि नाम है वो नाउन कहलाएगा। इसी तरीके से अगर वर्ब की बात आए तो वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड्स, जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो सभी वर्ब कहलाते हैं। देन अगर हम कंजंक्शंस की बात करें तो कंजंक्शंस का मतलब कि जॉइनिंग वर्ड्स, वो शब्द जो वो शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो कंजंक्शंस होते हैं। इसी तरीके से प्रेपोजिशन, वो शब्द जो वाक्य में पोजीशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, वो हमारे प्रेपोजिशंस हैं। जो रिलेट करने का काम करते हैं, पोजीशन बताने का काम करते हैं, वो प्रेपोजिशंस हैं। तो वर्ब को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, तो एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। कि वो सारे शब्द जो हमें बताते हैं कि एक्शन के बारे में बताते हैं, वो सभी वर्ब कहलाते हैं। यानी कि इन शॉर्ट वी कैन से कि डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जितने भी डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स होते हैं उन सभी को वर्ब कहा जाता है। सिंपल भाषा में वर्ब का मतलब डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, जितने भी डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स होते हैं उन सभी को वर्ब कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। क्लियर है सभी को? अब एक्शन वर्ड्स की बारी तो एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है। वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स को वर्ब कहा जाता है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ओके, अब हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात सीखेंगे कि अगर सिंपल भाषा में आपको डिफाइन करना है कि वर्ब क्या होता है या एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, तो एक्शन वर्ड्स को आप कैसे सीखोगे? तो देखिए, एक्शन जो वर्ड्स जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार से क्लासिफाइड हैं। एक तो फिजिकल एक्शन और दूसरा एक्शन डन इन माइंड। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। वर्ब को सिंपल भाषा में क्या कहा जाएगा? डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स वर्ब को कहा जाता है। अब ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं ये बेसिकली कितने पार्ट्स में बटे हैं? तो ये जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं इनको बेसिकली हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक तो फिजिकल एक्शन और दूसरा एक्शन डन इन माइंड, और दूसरा होता है हमारा एक्शन डन इन माइंड। एक्शन डन इन माइंड, एक है फिजिकल एक्शन और दूसरा है हमारा एक्शन डन इन माइंड। तो सिंपल लैंग्वेज में वर्ब का मतलब डूइंग वर्ड्स, और ये डूइंग वर्ड्स हमारे दो प्रकार से क्लासिफाइड है। वन इज फिजिकल एक्शन एंड द अदर इज एक्शन डन इन माइंड। ओके, अब फिजिकल एक्शन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल एक्शन में क्या आएगा? तो देखिए, फिजिकल एक्शन में हमारे जो भी काम हम करते हैं, स्पीक, रीड, राइट, ये सभी फिजिकल एक्शन में आ जाएंगे। यानी कि रीड, स्पीक, राइट, वॉक, टॉक एक्सेट्रा, ये सभी हमारे फिजिकल एक्शन में आ जाएंगे। तमाम से सिंग, डांस, ये सभी फिजिकल एक्शन में है। दूसरा आता है एक्शन डन इन माइंड। यानी कि अगर मान लीजिए, एक्शन डन इन माइंड का मतलब क्या हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई पेपर, आप एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जाम देते समय आप किसी क्वेश्चन के आंसर को याद करने की कोशिश कर रहे हो, उसे रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये भी क्या है? वर्ब है। ये भी किसमें आएगा? वर्ब में। तो एक्शन डन इन माइंड में क्या क्या आता है? लेट्स सी एक्शन डन इन माइंड में क्या क्या आता है। तो एक्शन डन इन माइंड की अगर बात की जाए तो इसमें मेनली हमारा क्या क्या आ जाएगा? एक्शन डन इन माइंड, इसको आप ऐसे समझिएगा, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं एक्शन डन इन माइंड में क्या क्या आ जाएगा। इसमें हमारे वर्ड्स आ जाएंगे, जैसे कि भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम रिकॉल कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्शन डन इन माइंड में आएगा। इसमें आएगा एक्शन डन इन माइंड में रिकॉल। फिर आप किसी को याद कर रहे हो, रिमेंबर, तो दिस इज ऑल्सो एक्शन डन इन माइंड। देन पॉन्डर,
पॉन्डर का मतलब होता है किसी भी समस्या पर अगर हम विचार कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब क्या होगा? रिकॉल, रिमेंबर। एक्शन डन इन माइंड का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके सामने आप कोई क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन का आंसर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? रिकॉल कर रहे हो। रिकॉल भी क्या है? एक्शन है, एक्शन डन इन माइंड में आएगा, वर्ब है। रिमेंबर, याद कर रहे हैं पुरानी यादों को, पुरानी चीज़ों को याद करें तो रिमेंबर आ जाएगा। देन रिकॉल, देन पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब हो जाएगा किसी समस्या के बारे में विचार करना। तो जो मान लीजिए किसी समस्या के बारे में हम विचार कर रहे हैं, पॉन्डर, पॉन्डर आ जाएगा इसमें। पॉन्डर यानी किसी समस्या के बारे में विचार करना, आपकी समस्या के बारे में विचार कर रहे हो तो पॉन्डर यहाँ पे आ जाएगा। देन इमेजिन, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन, इमेजिन भी हमारा इसमें आएगा। इमेजिन, इमेजिन भी आपका एक्शन वर्ड्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक्शन वर्ड्स हमारे एक्शन डन इन माइंड में आपके वो सारे एक्शन आ जाएंगे जो कि हम माइंड में करते हैं, जैसे कि रिकॉल, रिमेंबर, पॉन्डर, इमेजिन, वंडर एक्सेट्रा। इमेजिन, थिंक, थिंक आ जाएगा, थिंक भी हमारा वर्ब है, थिंक। ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब बढ़ते हैं इसके आगे, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अब देखिए एक्शन वर्ड्स को हमने क्लासिफाई किया टू टाइप्स में। एक तो फिजिकल एक्शन, इट इंक्लूड्स रीड, राइट, स्पीक, टॉक, वॉक एक्सेट्रा। दूसरा है हमारा थिंक, पॉन्डर, वंडर, इमेजिन, गेस, रिकॉल, रिमेंबर एक्सेट्रा। ओके, नाउ ये तो वर्ब का एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, ये वर्ब का एकदम सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम वर्ब, ये वर्ब का एकदम बेसिक और एकदम सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब अगर हम वर्ब को डिटेल में, अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल में क्लासिफाई करें, ये तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया। अब अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ग्रामर, अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ग्रामर की बात करें तो वर्ब को बेसिकली हमारा टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फ्रॉम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू वर्ब इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ग्रामर के बेसिस पे वर्ब को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज मेन वर्ब। तो अगर ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ग्रामर फ्रॉम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, verb is classified into two types, one is helping verb and the other is main verb, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। ग्रामर के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक तो सहायक क्रिया और दूसरा मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है मॉडल्स और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक है मॉडल और दूसरा क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। आपको यहाँ पे विजिबल अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे समझ लेते हैं। आई राइट ऑन द बोर्ड। देखिए मॉडल्स में क्या क्या आता है, मॉडल्स में आता है कैन, कुड। देखिए एक क्लासिफिकेशन क्या है? मॉडल्स, मॉडल्स में क्या क्या आता है माय डियर स्टूडेंट्स? मॉडल्स में आ जाएगा आपका कैन, कुड, विल, वुड, विल, वुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, विल, वुड, मे, माइट, शेल, शुड, शेल, शुड एक्सेट्रा, ये हमारे मॉडल्स में आ गए। ठीक, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है? तो देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आपके आ जाएंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बीइंग, बी, बीइंग और बीन, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा? मॉडल्स में क्या क्या आते हैं? कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड एक्सेट्रा। अभी हम इन सबके यूजेस पढ़ेंगे आज, इसीलिए हमने ग्रामर का चैप्टर लिया है, क्योंकि पहले हम ग्रामर का चैप्टर पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में लिटरेचर पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो अगर देखा जाए वर्ब का क्लासिफिकेशन, तो वर्ब यहाँ पर दो पार्ट्स में मेनली क्लासिफाइड है, हेल्पिंग और मेन वर्ब, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। और अब हेल्पिंग वर्ब में आपके फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू टू पार्ट्स, वन इज मॉडल्स एंड द अदर इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स में कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, शुड एक्सेट्रा, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग और बीन।
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्दर क्लासिफिकेशन। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब्स आती है, मॉडल्स तो आपने देख लिया। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी आती है, तो इसमें हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग और बीन आता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग और बीन। इसमें आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बी, बीइंग और बीन। अच्छा, अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को अगर इन शॉर्ट क्लासिफाई किया जाए, अगर इस पूरे को इन शॉर्ट अगर आप क्लासिफाई करो, अगर इस पूरे को आप इन शॉर्ट क्लासिफाई करो, तो आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो, इन शॉर्ट आप इसे बोल सकते हो कि ये क्या होता है, टू बी फॉर्म वर्ब। इन शॉर्ट आप इसको क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो, दिस इज टू बी फॉर्म वर्ब, टू बी फॉर्म वर्ब, to be form verb, then to do form verb, then to have form verb, to be, to do and to have form, to be, to do and to have form verb, to have form verb, to have form verb। अब देखिए टू बी, टू डू एंड टू हैव, इसको शॉर्ट में क्लासिफाई किया जाए तो इट इज टू बी फॉर्म वर्ब, टू डू फॉर्म वर्ब एंड टू हैव। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सी वर्ब आती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड। इन शॉर्ट बोला जाए तो टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म एंड टू हैव फॉर्म। टू बी में कौन कौन सी वर्ब्स आ जाएंगी, टू बी में हमारी जो वर्ब्स आएंगी वो होंगी, टू बी का में कौन कौन सी आ जाएंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसमें आ जाएंगी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बी, बीइंग और बीन। ये वर्ब्स आपकी इसमें आ जाएंगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन। फिर हमारी टू डू में कौन कौन सी आ जाएंगी, तो टू डू में आ जाएंगी हमारी डू, डज एंड डिड। फिर टू हैव फॉर्म में आ जाएंगी हैज, टू हैव फॉर्म में आ जाएंगी हैज, हैव एंड हैड। ये आपकी वर्ब्स इसमें आ जाएंगी, टू बी फॉर्म, टू डू फॉर्म एंड टू हैव फॉर्म। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सभी को क्लियर हो गया है? ओके, टू बी, टू डू एंड टू हैव फॉर्म वर्ब यहां पर आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मींस टू डू, टू, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है टू बी फॉर्म वर्ब, टू डू फॉर्म वर्ब एंड टू हैव फॉर्म वर्ब। ओके, ये वर्ब इसके अंतर्गत आती हैं। अब तीसरी कैटेगरी आती है हमारी सेमी मॉडल्स की। माय डियर स्टूडेंट, तीसरी कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है किसकी, सेमी मॉडल्स की। तो ये देखिए सेमी मॉडल्स में क्या क्या आता है, ये तीसरी कैटेगरी है हमारी, ये तीसरी कैटेगरी आपको दिखाई दे रही है सेमी मॉडल्स की। ओके, सो तीसरी कैटेगरी है दैट इज सेमी मॉडल्स, सेमी मॉडल्स। ओके, सेमी मॉडल्स में क्या क्या आएगा, नीड, और टू, डेयर, एंड नीड और टू, डेयर, कॉमा, यूज टू। ओके, तो इसमें आ जाएगा नीड और टू, डेयर और यूज टू। तो जो सेमी मॉडल्स होते हैं, सेमी मॉडल्स में क्या आता है, सेमी मॉडल्स में आते हैं, सेमी मॉडल्स में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं, सेमी मॉडल्स में आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नीड, डेयर, और टू, नीड, डेयर, और टू, और यूज टू, नीड, डेयर, और टू, और
यूज टू। तो सेमी मॉडल्स में हमारे 4 वर्ब्स आते हैं, वन इज नीड, डेयर, ought to और used to, ये 4 वर्ब इसमें आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है। ओके तो सेमी मॉडल्स में हमारे 4 वर्ब आते हैं, दैट इज नीड, डेयर, ought to एंड used to। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यस देन आता है हमारा नीड, डेयर, ought to और used to, और फिर आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब आपका मतलब मुख्य क्रिया। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं, इस मेन वर्ब का मतलब मुख्य क्रिया, यानी कि जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब में आते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए इन शॉर्ट नेक्स्ट पॉइंट में अगर कहा जाए तो अब हम देखेंगे कि मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो आपने समझा कि वर्ब का मतलब एक्शन वर्ड्स, सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब कि एक तो सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो भी काम हम करते हैं वो वर्ब कहलाता है। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब फिजिकल एक्शन या एक्शन डन इन माइंड। और अगर हम इसको ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करें तो वर्ब का क्लासिफिकेशन हुआ है 2 पार्ट्स में, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वन इज मॉडल्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और एक और इसमें क्लासिफिकेशन है विच इज कॉल्ड सेमी मॉडल्स। तो अब हम जानेंगे कि मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अब हम देखेंगे मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंस। तो मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंस अब हम जानेंगे। सबसे पहले तो मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का डिफरेंस हम देखते हैं। मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का काम करता है। तो अब इन दोनों के डिफरेंस में हम बात करते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस पे चर्चा करें, क्योंकि भाई ये जानना जरूरी है कि जो मॉडल्स हैं और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उनका डिफरेंस क्या है। तो लेट अस सी देयर डिफरेंस। मॉडल्स का यूज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। इसको कैसे यूज करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आप कैन कुड को कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं कर सकते। क्या आप कैन कुड का यूज मेन वर्ब की तरह कर सकते हो, नहीं। आप सिर्फ कैन कुड, मे, माइट, मस्ट का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह ही करते हो। मॉडल्स का यूज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। जबकि अगर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से होता है। इसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों तरीके से इसका यूज होता है। दूसरी चीज, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरी चीज, मॉडल्स के रूप में परिवर्तन नहीं होता, चाहे इसको सिंगुलर के साथ लगाओ या प्लूरल के साथ लगाओ। एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में चेंजेस होते हैं। सो लेट मी मेक दिस थिंग क्लियर। मॉडल्स का यूज सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हम आप बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे, तो जैसे कि कहा जाए आई हैड डिनर। अब ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है आई हैड डिनर, यहाँ पे 2 बार हैड यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो हैड है ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये 2 तरीके से काम कर रहा है। हैड हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये 2 तरीके से काम कर रहा है। एक तो ये 2 तरीके से काम कर रहा है, एक तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, वन ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और दूसरा ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा ये किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब ये मेन वर्ब का काम, ये दूसरा ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, और जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड द अदर इज मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू ईटेन। ये किसके इक्वल है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल है किसके, ईटेन के। ये ईटेन के इक्वल है। जब मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इट इज इक्वल टू ईटेन। इट इज इक्वल टू ईटेन। ओके, क्लियर है। ओके, दैट मीन्स कि ये बात हमें स्पष्ट हो गई कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ग्रामर जब आप बेसिक से सीखोगे, कभी कभार क्या होता है ना, बेसिक से बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो हमको लगता है यार इतनी डिटेल में क्यों, लेकिन अगर हम एक बार ग्रामर को अच्छे से समझ लेंगे, हम चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ेंगे, बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल में। ठीक है, तो अभी हम वर्ब का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्ब कितने टाइप्स का है। यहाँ पे वर्ब जो है, यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 2 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी और मेन वर्ब की तरह भी।
जैसे कि इस सेंटेंस में आपने देखा आई हैड डिनर, मैंने डिनर कर लिया था। पहला वाला जो हैड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा वाला हैड है इट इज वर्किंग एज मेन वर्ब, जिसका वो जो इक्वल है किसके, ईटन के। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसी सेंस में। Another example is I have had such an experience. I have had such an experience. मेरे पास इस प्रकार का अनुभव है। I have had such an experience. मेरे पास इस प्रकार का अनुभव है। अब यहाँ पे आप देखो तो have had लिखा हुआ है। पहला वाला जो have है वो helping verb है, और दूसरा जो had है वो हमारा मेन वर्ब है। तो आई हैव हैड सच एन एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो ये जो हैड है, ये पहला वाला जो हैव है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ पर भी ये जो है ये हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ये जो है ये किसका काम कर रहा है, दिस इज वर्किंग एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो आई हैव हैड सच एन एक्सपीरियंस, इसका मतलब कि मेरे पास इस प्रकार का अनुभव है। दिस मीन्स कि हमने ये बात समझ ली कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, जबकि अगर मॉडल्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं। कैन कुड को मेन वर्ब की तरह नहीं लगा सकते। क्लियर हो गया सभी को, ये सिर्फ कैन कुड को मेन वर्ब, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है, सिर्फ यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। इतना क्लियर हो गया सभी को। अच्छा, दूसरी चीज ये मॉडल्स की फॉर्म में चेंज होता है, मॉडल्स के रूप में परिवर्तन होता है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता है। इसको ऐसे समझिएगा कि मॉडल्स की फॉर्म चेंज होती है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। मॉडल्स कैन कुड, अच्छा मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं, सॉरी बाय मिस्टेकन बोल गया, मॉडल्स के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे इसको सिंगुलर के साथ लगाया जाए या प्लूरल के साथ, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म में चेंजेस होते हैं। तो मॉडल्स की फॉर्म, इट्स फॉर्म डज नॉट चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। मॉडल्स की फॉर्म क्यों नहीं चेंज होती सिंगुलर टू प्लूरल, देखिए आप कैन कुड को किसी के साथ भी यूज करो। आप यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल देखा जाए कि जैसे कहा जाए ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह ये बॉक्स उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो हमने ही को किसके साथ लगाया, हमने ही को कैन को किसके साथ लगाया, ही के साथ लगाया। इसी चीज को हम ऐसे दे करके भी बोल सकते हैं कि दे कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तीसरी चीज ये आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स भी बोला जा सकता है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो आपने देखा कि मॉडल्स की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, मॉडल्स की फॉर्म डज नॉट चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, मॉडल्स फॉर्म does not change from singular, models form does not change from singular to plural, मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। प्राइमरी मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है। ठीक है ना, इसको आपने देखो तीनों के साथ आपने कैन लगाया, चाहे सिंगुलर की बात करो या प्लूरल की, सिंगुलर के साथ भी कैन, प्लूरल के साथ भी आपने सेम लगाया। जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की अगर बात करें तो इट्स फॉर्म चेंजेस, इसकी फॉर्म चेंज होती है। सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, इज, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, आर, सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, हैज, प्लूरल के साथ क्या लगाओगे, हैव। ठीक है, तो इसकी फॉर्म चेंज होती है सिंगुलर टू प्लूरल। तो ये अंतर हो गया मॉडल्स और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में। मॉडल्स का प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी का वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों तरीके से होता है। मॉडल्स जो हैं इनकी फॉर्म चेंज होती है मॉडल्स की, सिंगुलर मॉडल्स की फॉर्म चेंज नहीं होती है सिंगुलर से प्लूरल, जबकि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की फॉर्म चेंज होती है फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं इसके आगे। अब हम सबसे पहले देखेंगे कैन और कुड का क्या यूज होता है। तो सबसे पहले हम मॉडल्स के यूजेस पे आ जाते हैं। सो वी हैव सीन कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। हमने वर्ब के क्लासिफिकेशन को समझ लिया कि वर्ब क्या होता है, वर्ब की डेफिनेशन जान ली, कितने काइंड्स का होता है ये देख लिया। अब हम मॉडल्स के यूजेस पे आएंगे। तो मॉडल्स के यूजेस में सबसे पहला जो आता है वो आता है यूज ऑफ कैन और कुड।
तो हम जानेंगे कि कैन और कुड का क्या यूज होता है. व्हाट इज द यूज ऑफ कैन एंड कुड. सबसे पहली चीज ये, कैन का यूज प्रेजेंट में और कुड का यूज पास्ट में होता है. कैन आता है किसमें? कैन का यूज होता है प्रेजेंट में और कुड का यूज होता है पास्ट में. दिस इज क्लियर. कैन प्रेजेंट एंड कुड फॉर पास्ट. सेकेंड पॉइंट, कैन और कुड कब लगाया जाता है? जब आप किसी भी, कैन और कुड का यूज कब होता है? जब आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु की योग्यता या क्षमता की बात करते हो, किसी भी व्यक्ति वस्तु की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर की बात करते हैं, तो वहां पे कैन या कुड का यूज होता है. तो कैन और कुड का यूज होता है, दे आर यूज टू टेल द एबिलिटी कैपेसिटी. कैन और कुड का यूज क्या होता है? कैन और कुड का यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताने के लिए. क्या बताने के लिए? एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताने के लिए. तो जब प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताने के लिए कैन या कुड का यूज होता है. जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु की प्रेजेंट एबिलिटी बताएंगे तो क्या लगेगा? कैन. और पास्ट एबिलिटी बताएंगे तो क्या लगेगा? कुड. तो कैन कुड का एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर बताने के लिए कैन या कुड का यूज होता है. जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की प्रेजेंट एबिलिटी बताओगे तो कैन लगेगा. आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है. तो जब कभी भी किसी व्यक्ति या वस्तु की एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताई जाती है तो वहां पे कैन या कुड का यूज होता है. प्रेजेंट एबिलिटी बताने के लिए कैन लगता है और पास्ट एबिलिटी बताने के लिए कुड लगता है. ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स. जब भी किसी व्यक्ति वस्तु की पावर या योग्यता या क्षमता बताई जाती है, एबिलिटी, कैपेसिटी या पावर बताई जाती है, तो वहां पे कैन या कुड का यूज होता है. कैन का यूज प्रेजेंट एबिलिटी के लिए और कुड का यूज पास्ट एबिलिटी के लिए होता है. जैसे कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर हम कहें कि वह ये बॉक्स उठा सकता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? कैन लगेगा. कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी बताने के लिए. पास्ट एबिलिटी का मतलब क्या हो गया? जैसे कि कहा जाए ही कुड सिंग वेरी वेल व्हेन ही वाज यंग एंड कुड परफॉर्म वेल एट दी कॉन्सेप्ट्स. अब पास्ट एबिलिटी कैसे बताता है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाया करता था पास्ट में, लेकिन अब वो इतना अच्छा गाना नहीं गा पाता. हो सकता है कि उसके गले में चोट लग गई या कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई उसकी सर्जरी हुई हो जिसकी वजह से वो उतना अच्छा नहीं कर पाता. तो जैसे मान लीजिए जब भी किसी व्यक्ति वस्तु की पास्ट एबिलिटी बताई जाएगी तो वहां क्या लगेगा? कुड. तो जैसे सेंटेंस है, ही कुड सिंग वेरी वेल when he was young and could perform well at the concerts. वह बहुत अच्छा गाना गाया करता था जब वो यंग था और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था कॉन्सर्ट्स में. तो अगर आपने किसी की पास्ट की कोई योग्यता बताई तो कुड लगाओगे, प्रेजेंट की एबिलिटी बताई तो कैन लगाएंगे. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? यहाँ तक क्लियर हो गया है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए. कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ तक आपको क्लियर है. अब बढ़ते हैं इसके आगे. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट रूल की ओर. कैन इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड कुड इज यूज्ड फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कैन का प्रयोग अनौपचारिक रिक्वेस्ट के लिए और कुड का प्रयोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए होता है. कैन इज यूज्ड फॉर इनफॉर्मल रिक्वेस्ट एंड कुड इज यूज्ड फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट. इनफॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब हो जाएगा, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को आप ऐसे समझिएगा कि इनफॉर्मल का मतलब अनौपचारिक. अगर आप अपने फ्रेंड्स, स्कूल में लेटर लिखने को आता था, दो तरीके के पत्र होते थे, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक. जब स्कूल में लेटर लिखने को आता था तो जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप लेटर लिखते थे, तो जब भी हम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को कोई पत्र लिखते थे तो वो क्या होता था? रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को कोई पत्र लिखते थे तो वो किस में आता था? इनफॉर्मल में. ये तो सिंपल सी बात है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम ही है ना. तो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन लगता है और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या लगता है? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन आता है और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या आता है? कुड आता है. क्लियर हो गया सभी को? जैसे कि कहा जाए कैन आई टेक योर नोटबुक फॉर वन डे, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक एक दिन के लिए ले सकती हूँ? कैन आई टेक योर नोटबुक फॉर वन डे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा. कैन आई टेक योर नोटबुक फॉर वन डे, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैन. यानी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन आता है. इतना क्लियर हो गया सभी को? यहाँ तक क्लियर है? कैन आई टेक योर नोटबुक फॉर वन डे, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए क्या आएगा? कैन आएगा. क्लियर है? और फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब हो गया कि जब किसी आप हाई अथॉरिटी पर्सन से रिक्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे कुड लगाओगे. जैसे कॉलेज में प्रिंसिपल को पत्र लिखने को आता था,
तो वहां पे क्या होता था, वो ए फॉर्मल लेटर होता था, तो फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड आता है। कुड आई टॉक टू द डीन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, तो ये आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, कुड का प्रयोग यूज करेंगे। सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? ओके, यहाँ तक क्लियर है। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट में कैन आता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड आता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट यूज देखेंगे कैन और कुड का। कैन का यूज होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताने के लिए, और कुड का प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जब आप किसी भी चीज की संभावना बताते हो, चांसेस बताते हो, तो वहां पर कैन और कुड का यूज करते हैं। जब हम किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी बताते हैं तो वहां पर कैन या कुड का यूज करते हैं। कैन का यूज होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो चीज बहुत ही कॉमन है, थ्योरेटिकल का मतलब कॉमन पॉसिबिलिटी। थ्योरेटिकल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जो चीज बहुत ही कॉमन है, किसी चीज की कॉमन पॉसिबिलिटी है, तो वो थ्योरेटिकल में आएगी। और रिमोट का मतलब हो जाएगा रेयर केस में, रेयर पॉसिबिलिटी। अगर किसी चीज की कोई रेयर पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पे क्या लगता है, कुड का यूज होता है। आई होप दिस इज क्लियर। कैन का प्रयोग होता है कॉमन पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। ओके, जैसे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, तो ये क्या है, कॉमन पॉसिबिलिटी है, क्या लगेगा, कैन लगेगा। दिस इज क्लियर टू, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है तो कमेंट में यस जरूर टाइप कर दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सबसे पहली चीज ये कि कैन और कुड की अगर हम बात करें तो कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है। कैन का यूज होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, और कुड का यूज होता है फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। ओके, थ्योरेटिकल मीन्स कॉमन एंड रिमोट मीन्स रेयर। ओके, नाउ लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल की मदद से। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। आई होप कि आपको इंग्लिश समझ में आ रही है। समझ में आ रही तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। अब देखो, कॉमन पॉसिबिलिटी क्या होती है। जैसे आपको मालूम है कि आपने अगर मान लीजिए कि कोई आपका हिस्ट्री का पेपर था, या आपका कोई ऐसा लैंग्वेज का पेपर था, तो आपको पता है कि अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री का पेपर है, या फिर कोई आपका सोशल स्टडीज़ का पेपर है, ज्योग्राफी नहीं बोल सकते, उसमें भी पूरे नंबर मिलते हैं, हिस्ट्री का पेपर है, सिविक्स का पेपर है, तो हमको मालूम है कि जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं उनमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। मान लीजिए आपने नंबर 100 में से कैलकुलेट करे कितने, कि आपके 80 आएंगे मार्क्स, और आ गए 75, तो अब यहाँ पर ये क्या है कि भाई थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो गए होंगे, तो कॉमन पॉसिबिलिटी है। तो जब कभी किसी चीज की कॉमन पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वहां पे कैन लगेगा, लेकिन रेयर पॉसिबिलिटी की बात की जाए जो कि रेयर केस में है, तो वहां कुड लगेगा। जैसे कहा जाए कि भाई हर किसी से मिस्टेक हो सकती है, तो दिस इज कॉमन पॉसिबिलिटी, यहाँ पे क्या लगेगा, कैन लगेगा। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, सो दिस इज कॉमन पॉसिबिलिटी। सेकेंड इज देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल। अब देखिए, रेयर पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल देखिएगा, ये रिमोट पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखेंगे, रिमोट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल देखिएगा। अब देखिए, रिमोट पॉसिबिलिटी का एग्जाम्पल देखिएगा अच्छे से कि रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल, इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे सपोज करिए कि कहीं पर कोई क्लासरूम है। वैसे इसको एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, इसको प्रैक्टिकली मतलब इसको एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, सिर्फ समझने के लिए है। सपोज करिए कि कहीं कोई क्लासरूम में मान लीजिए कहीं कोई क्लास में एकदम से अनाउंस किया जाता है कि, वैसे ये चीज़ जो है, मान लीजिए क्लास का एग्जाम्पल नहीं ले, मान लीजिए कहीं पर किसी रूम में बहुत सारे लोग हैं, और वहाँ पे एकदम से अनाउंस किया जाता है कि भाई टेबल के नीचे बॉम्ब रखा हुआ है। अब टेबल के नीचे बॉम्ब रखा हुआ है ये बोला जाए, और कहा जाए लोगों से कि भाई आप लोग 10 मिनट और रुक करके फिर चले जाइए रूम से बाहर, तो क्या कोई रुकेगा? नहीं। उस समय क्या होगा कि चाहे कोई भी उनको आकर के बोल दे, तब भी वो व्यक्ति जो है वो तुरंत रूम से बाहर चले जाएंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, रेयर पॉसिबिलिटी है, रिमोट पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर कहा जाए कि मतलब जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कहा जाए कि रूम में बॉम्ब रखा हुआ है, तो चाहे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, जितना भी इंपॉर्टेंट होगा, सब लोग रूम्स को वेकेट कर देंगे, खाली रूम से बाहर चले जाएंगे। तो ये क्या है, ऐसी चीज जिसे कि टाला नहीं जा सकता। तो जब रिमोट पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, रेयर केस की बात करेंगे, तो वहां पे कुड लगेगा। और अगर कोई कॉमन पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई चीज कॉमन बात है, तो कॉमन बात जिसे इग्नोर किया जा सकता है, तो वहां पे क्या लगेगा, कैन लगेगा। तो देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल,
देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर द टेबल। अब कभी कोई रेयर पॉसिबिलिटी अगर आप बताते हो कि भाई टेबल के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो जब कभी भी कोई रेयर संभावना की बात करोगे कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके साथ लगेगा कुड। और कोई ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करोगे जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है, तो वहां पे क्या लगेगा, कैन लगेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। ओके, विथ कैन और कुड, एबल टू अनेबल टू इज नॉट यूज्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा कि कैन या कुड के साथ किसका यूज नहीं होता। कैन और कुड के साथ कभी भी एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग नहीं होता। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि कैन और कुड के साथ क्या नहीं आता है, कैन और कुड के साथ किसका प्रयोग नहीं होता। तो देखो, कैन और कुड के साथ आप एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग नहीं करते। इसके साथ एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग नहीं होता। इसके साथ हम एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। आप कैन या कुड के साथ एबल टू अनेबल टू नहीं लगाओगे, क्योंकि दोनों का मतलब क्या है, सेम है। तो विथ कैन और कुड, एबल टू अनेबल टू इज नॉट यूज्ड। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए ऐसे लिखा, सपोज करिए कि आपने सेंटेंस ऐसे लिखा कि ही कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, जैसे लिखा है ही कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये कैन नॉट भी लगा दिया और एबल टू भी लगा दिया, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कैसे लिखना होगा, और ये एरर क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड सुपरफ्लॉज एरर। इस प्रकार की जो एरर होगी, इस तरीके की जो एरर है वो क्या कहलाती है, तो इस तरीके की जो एरर है इट इज कॉल्ड सुपरफ्लॉज एरर। ये सुपरफ्लॉज एरर कहलाएगी। तो चाहे तो कैनॉट लगाएं या फिर एबल टू लगाएं, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। तो या तो हम ऐसे लिखेंगे ही कैन नॉट कम टुमारो, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे ही विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो यानी कि कैन नॉट और एबल टू का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, या तो कैन नॉट का यूज करेंगे या फिर एबल टू का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है सभी को? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। अब आते हैं इसके आगे। कैन और कुड के साथ कभी भी एबल टू या अनेबल टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है ना। तो इसके साथ एबल टू या अनेबल टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ओके, अगर दोनों को एक साथ लिख दिया तो वो कौन सी एरर हो जाएगी, सुपरफ्लॉज। तो या तो बोलेंगे ही कैन नॉट कम टुमारो, या बोलेंगे ही विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। इतना क्लियर हो गया सभी को? अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब हम आते हैं मे माइट मस्ट के यूज पर। अब हम आ जाते हैं किस पर, मे माइट मस्ट के यूज पर। तो देखिए, मे माइट मस्ट के यूज पे आए। कैन और कुड को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। कैन और कुड का यूज क्या होता है, कैन और कुड एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर बताता है, और ये आपका दूसरे नंबर पे इनफॉर्मल, फॉर्मल, रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, थ्योरेटिकल, रिमोट पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। फिर अब आते हैं मे माइट मस्ट के यूज पर। तो देखिए, मे माइट मस्ट का यूज क्या होता है। मे माइट मस्ट का यूज, अगर हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करें, अगर हम मे माइट और मस्ट में अंतर देखें, तो इनमें अंतर जो है वो पॉसिबिलिटी के आधार पर डिफाइन किया जा सकता है। आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो पॉसिबिलिटी के बेसिस पर, पॉसिबिलिटी के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। पॉसिबिलिटी के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट, पॉसिबिलिटी के बेसिस पर इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी। यानी कि अगर कोई बात 100% कंफर्म है तो मस्ट, और अगर उसकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, मोर है, तो मे, और अगर उसके चांसेस एकदम लेस है, एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, तो एकदम लेस पॉसिबिलिटी है तो क्या लगेगा, माइट का यूज होगा। एकदम लेस पॉसिबिलिटी के केस में माइट का यूज होता है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मे, मस्ट, मे और माइट, यानी कि मस्ट का यूज होता है जब कोई बात एकदम श्योर है, यानी कि जब कोई चीज़ की एकदम श्योरिटी है तो वहाँ पे मस्ट लगेगा। जब मोर पॉसिबिलिटी है, माय डियर स्टूडेंट, जब मोर पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की, ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है, मोर पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, मे लगेगा। और जब एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, एकदम ना के बराबर चांसेस हैं, जब किसी चीज़ की एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, जब किसी चीज़ की एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, एकदम लेस पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, माइट का यूज होगा।
जब एकदम किसी चीज की लेस पॉसिबिलिटी है तो वहां पे क्या लगेगा, माइट का यूज होगा। इतना क्लियर हो गया? क्लियर है? पॉसिबिलिटी के बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जब एकदम लेस पॉसिबिलिटी है तो वहां पे माइट का यूज होता है। इतना क्लियर है? अब चलिए बढ़ते हैं, इसमें हम यूजेस पे आ जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू इट्स यूजेस। अब हम इसके यूजेस पे आ जाते हैं। तो मस्ट कब आता है, जब कोई बात 100% कंफर्म है, जब एकदम श्योर है। तो इन केस ऑफ श्योरिटी मस्ट इज यूज्ड। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल है कि ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिएगा। क्लास अच्छी लग रही है तो सेशन को शेयर करते जाइएगा। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी रिच। वो 5 स्टार होटल्स में ट्रेवल करता है और फ्लाइट से जाता है, इसका मतलब कि ही मस्ट बी रिच। तो देखिए यहाँ पे जब कोई बात 100% कंफर्म है तो वहां पे क्या आएगा, मस्ट का यूज होगा। तो दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं इसके आगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इतना क्लियर हो गया? आई होप कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। मस्ट का यूज होता है जब कोई बात 100% कंफर्म है, कोई बात 100% श्योर है तो वहाँ मस्ट आएगा। मोर पॉसिबिलिटी है तो मे आएगा, एकदम लेस पॉसिबिलिटी है तो माइट आएगा। ओके, ही मस्ट बी रिच, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? ही स्टेज इन 5 स्टार होटल, ट्रेवल बाय फ्लाइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही मस्ट बी रिच। क्लियर हो गया? ओके, अब आएंगे इसके आगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दैट मीन्स मे इज यूज फॉर मोर पॉसिबिलिटी, माइट इज यूज फॉर लेस पॉसिबिलिटी एंड मस्ट इज यूज फॉर श्योरिटी। ओके, अब बढ़ जाते हैं इसके आगे। आई होप सबको समझ में आ गया। मस्ट का यूज श्योरिटी के लिए होता है, मे का यूज मोर के पॉसिबिलिटी के लिए, माइट का यूज लेस के लिए। अब आते हैं यूज मस्ट क्या होते हैं, कि मस्ट का यूज आप कब करते हो। तो जब भी कंपल्शन बताने की बात की जाती है, जब भी आप कोई कंपल्शन की बात करते हो, कंपल्शन का मतलब बाध्यता, तो जब भी कंपल्शन बताने की बात की जाती है तो वहां पर मस्ट का यूज होता है। कंपल्शन का मीनिंग हुआ, इसे ऐसे समझिएगा, जब कभी आप एग्जाम देने जाते हैं, जैसे आप 12th में हैं तो आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया होगा, और वहां पर जब आपका क्वेश्चन पेपर आता था तो क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज पे लिखा होता था इंस्ट्रक्शंस में दिया होता था कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम इन कैपिटल लेटर्स, कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लू पेन और ब्लैक पेन। तो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शंस में क्या यूज होता है, मस्ट यूज होता है। इन सभी इंस्ट्रक्शंस में मस्ट का प्रयोग होता है। तो आप ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि जब भी कंपल्शन की बात बताएंगे तो वहां पर क्या लगेगा, मस्ट का यूज होगा। क्लियर? तो जैसे कि आपको कहा जाता है कि कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम इन कैपिटल लेटर, कैंडिडेट मस्ट यूज ब्लू पेन और ब्लैक पेन, वहां पर मस्ट का यूज होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है। तो कैंडिडेट मस्ट राइट हिज नेम इन कैपिटल लेटर्स, जब भी बाध्यता बताने की बात होगी तो वहां पर मस्ट का यूज होगा। सेकेंड मस्ट का जो प्रयोग है वो है दृढ़ निश्चय के केस में। जब भी दृढ़ निश्चय की बात की जाएगी, अगर आपने फिक्स डिटर्मिनेशन की कोई बात बोली है तो वहां पर मस्ट लगाएंगे। फिक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ कि जैसे आपने कहा इंडिया का मैच आया है और आपने कहा कि भाई इंडिया मैच जरूर जीतेगा, या आपने कोई स्टूडेंट है हमारी क्लास में, आपके क्लास में कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा है पढ़ने में, तो उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते, तो आपने उसे कहा कि भाई इस बार तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम्स में परसेंटेज आएंगे वो बहुत हाई आएंगे, हो सकता है तुम स्कूल भी टॉप करो। तो जब कभी फिक्स डिटर्मिनेशन की बात हम बोलते हैं तो वहां पर भी मस्ट का यूज करते हैं। तो मस्ट का यूज फिक्स डिटर्मिनेशन के केस में भी होता है। तीसरा है कंपल्सरी ड्यूटी। कंपल्सरी ड्यूटी, ओके, इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, तो फिक्स डिटर्मिनेशन की बात है तो वहां पे मस्ट का यूज होगा। कंपल्सरी ड्यूटी बताने के लिए भी मस्ट का प्रयोग होता है। कंपल्सरी ड्यूटी का मतलब हो गया कि जैसे अगर एक आर्मी ऑफिसर की बात की जाए तो एक आर्मी ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो अपने देश के लिए फाइट करे, तो अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। कंपल्सरी ड्यूटी वो होती है जिसे पूरा ना करने पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। कंपल्सरी ड्यूटी मतलब जो आपको लिए कंपल्सरी है और अगर आपने उसे फुलफिल नहीं किया तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो कंपल्सरी ड्यूटी बताने के लिए भी हम मस्ट लगाते हैं। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, कंपल्सरी ड्यूटी बताने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं इसके आगे। जैसा कि हमने पढ़ा, कैन आता है प्रेजेंट में, कुड आता है पास्ट में,
उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरीके से मे का यूज होता है प्रेजेंट में, और might is used for past. May is used for present and might is used for past. नेक्स्ट मे के यूजेस पे अब हम बात करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे मे के यूजेस के बारे में। तो मे का यूज कब होता है? मे का प्रयोग होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। जितने भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब इच्छा सूचक वाक्य। तो जो हमारे इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जितने भी हमारे इच्छा सूचक वाक्य हैं, उनमें मे का यूज किया जाता है। अभी इच्छा सूचक वाक्य, या तो आप आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, या किसी को के लिए ब्लेसिंग्स करते हैं, कोई विश है आपकी, या किसी को कोई कर्ज करता है, तो अगर प्रे, ब्लेस, विश या कर्ज जैसे सेंटेंसेस हैं तो वहां पर भी मे का यूज होता है। यानी कि प्रे, ब्लेस, विश या कर्ज जैसे वाक्यों में भी मे का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप कि यहाँ तक सभी को क्लियर है। इतना क्लियर है तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, कमेंट में यस टाइप कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से रिप्लाई जरूर करिएगा, कमेंट करते रहिए। ओके, अब आते हैं इसके आगे। नेक्स्ट, जब कभी भी आप किसी को ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का यूज होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एग्जांपल क्या है? किसी को भी कोई आपने कहते ये नहीं सुना होगा कि मस्ट गॉड ब्लेस यू या माइट गॉड ब्लेस यू। हमेशा हम क्या बोलते हैं? मे गॉड ब्लेस यू। तो मे गॉड ब्लेस यू यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का यूज होता है। क्लियर हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का यूज होता है। जब कभी भी हम रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट करते हैं, यानी कि किसी से सम्मान के साथ रिक्वेस्ट की जाती है। आप मान लीजिए स्कूल में आपको पता है, जैसे कि मान लीजिए इंटरवल के बाद, लंच ब्रेक के बाद आप क्लास में आते हो और टीचर ऑलरेडी पहले से क्लास में है, तो वहाँ पर आप जब मान लीजिए आप क्लास में एंटर कर रहे हैं लंच ब्रेक के बाद और टीचर ऑलरेडी क्लास में आ चुके हैं, तो आप क्या बोलेंगे? मे आई कम इन। मतलब ज़्यादातर हम इसे अपने डे टू डे लाइफ में ऑफिशियली फॉर्मल वे में हम इसको यूज़ करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं फॉर रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट के साथ अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर मे का यूज़ होता है, मे आई कम इन। नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मे का हम तीसरा यूज देखेंगे, और ये जो तीसरा यूज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मे का जो तीसरा यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर आधारित आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर हमारे सेंटेंस में ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं, अगर हमारे सेंटेंस में ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो इन केस द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड फुलफिल्ड देन इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उस केस में सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम मे का प्रयोग करते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कोई भी सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस की अगर बात की जाए तो किसी भी वाक्य के दो क्लॉजेज होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट। किसी भी सेंटेंस के दो क्लॉजेज होते हैं, वन इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड द अदर इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लियर? प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा, प्रिंसिपल क्लॉज को आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हो। प्रिंसिपल क्लॉज को हम इंडिपेंडेंट या फिर प्राइमरी क्लॉज के नाम से भी जानते हैं, प्राइमरी क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इसको कहा जाता है। ओके, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसकी पहचान ये होती है कि ऑलवेज स्टार्ट्स विद कंजंक्शन, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कंजंक्शन, हमेशा कंजंक्शन से शुरू होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विद कंजंक्शन, हमेशा ये कंजंक्शन से स्टार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, तो अब हम जल्दी से इस रूल को जान लेते हैं, बाकी है इसके बारे में हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस चैप्टर जब पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्लॉजेस जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में डिटेल में बताएंगे जब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और क्लॉजेस चैप्टर पढ़ेंगे। ओके,
नाउ बस ये रूल हम लोग फटाफट से इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे सेंटेंस में ये 3 कंडीशंस दी गई हैं तो वहां पे सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज होगा। पहली कंडीशन है कि अगर हमारे सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज किसमें दिया है, फर्स्ट कंडीशन कहती है, पहली कंडीशन कहती है कि प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट टेंस में, अगर प्रिंसिपल क्लॉज किसमें गिवन है, प्रेजेंट टेंस में। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका शुरू हो रहा है किससे, दैट से, सो दैट से या इन ऑर्डर दैट से। और तीसरी कंडीशन ये कहती है कि वाक्य में कोई पर्पस बताया गया है, कोई उद्देश्य बताया गया है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंस में ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज में किसका यूज करना है, मे का यूज करना है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम भोजन करते हैं जिससे कि हम जीवित रह सकें। सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला वाला प्रिंसिपल क्लॉज और कंजंक्शन के बाद वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज किससे शुरू हो रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। ईट है, ईट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें दी जाती है, प्रेजेंट टेंस में। सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट सो दैट से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ हो रहा है। दूसरी कंडीशन फुलफिल, वाक्य में पर्पस बताया जाना चाहिए, पर्पस बताया जा रहा है कि हम खाना खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सके, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या आएगा, मे का यूज होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मे और माइट के साथ हमें किसका यूज नहीं करना चाहिए, तो मे और माइट के साथ कभी भी पॉसिबली और लाइकली का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो अगर आपने मे या माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली लगा दिया तो वो एरर है, और वो कौन सी एरर में जाएगा, वो आपका सुपरफ्लॉस एरर कहलाएगा। तो मे और माइट के साथ, मे और माइट के साथ आपको पॉसिबली, मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं करना है। मे और माइट के साथ पॉसिबली या लाइकली का यूज नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मे और माइट के साथ हमें पॉसिबली या लाइकली का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अगर हमने इसका प्रयोग किया तो सेंटेंस जो होगा वो सुपरफ्लॉस, जो एरर होगी दैट विल बी सुपरफ्लॉस एरर। ओके, अब बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विल और शेल के यूजेस के बारे में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया। यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा। ओके, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, रूल्स आपको क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में वर्ब के कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स पे बात करेंगे। वर्ब चैप्टर को 3 लेवल्स में पढ़ेंगे, बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल में। नेक्स्ट क्लास में हम विल और शेल के यूजेस के बारे में जानेंगे, फिर अदर सेमी मॉडल्स के यूजेस के बारे में जानेंगे। तो आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अच्छा, जैसा कि हम हर बार क्लास के एंड में बोलते हैं कि अगर क्लास अच्छी लगी है, सेशन अच्छा लगा है, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे आपको सभी क्लासेस के प्रॉपर रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, योर इंग्लिश गुरु साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।